And this is the last lesson from your Unit 1, Section 1, Prose, और उसके अंदर लास्ट लेसन है वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलेंस, which is written by Achyut Godbole. You can go through the icebreakers. They will help you to understand the topic better. We're directly going to the introduction of the narrator writer Achyut Godbole. Achyut Godbole is one of my most favorite Marathi writers, and I got the honor to share stage with him. I got the honor to talk with him, to interact with him, and know in person about this legendary writer. Very amazing person to say, and I love his writing because I have read many books that he has written, like Boardroom, Kamiyagar, Manat, Ganiti. These are the books, Arthat. These are the books that he has written in Marathi. Let's see this lesson. Introduction about Achyut Godbole. He was born in the year 1950. Is well known for his writings in Marathi and English. He is a prolific writer. Prolific writer matlab who writes a lot in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. So he has written so many original work. Original work मतलब पहली बार उन्होंने वो जनरेट किया, पहली बार उन्होंने वो लिखा, means new things, उसे कहते हैं original work. And along with that, adaptations of works from different languages into Marathi, means he did some translation work as well. His writing style is informative and yet very informal. मतलब फॉर्मल स्टाइल में लिखते नहीं, उनकी राइटिंग पढ़ते समय मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ही हैज़ रिटन नॉट ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम एंजॉय भी कर सकते हैं वो उनका पढ़ना. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. So, अलग अलग जगह पे उन्होंने मैनेजमेंट पोजीशंस टॉप मतलब मैनेजर का काम वहाँ पे उन्होंने किया था. IITian है वो. IIT कंप्लीट करने के बाद वो IIT के फील्ड में काम करने के बाद उन्होंने फिर राइटिंग करियर चूज किया था. दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पेन्ड बाय अच्युत गोडबोले, ऑटोबायोग्राफिकल स्केच which is penned down, written by Achyut Godbole, depicts his journey from middle class school boy to a famous writer. Okay, so this is an autobiographical sketch written by Achyut Godbole, depicts his journey from middle class school boy to a famous writer. Very inspiring. जैसे ये हम लोगों की स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, जो मिडिल क्लास से भी एक फेमस राइटर कोई बन सकता है, और क्या क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, कौन सी जगह पे ध्यान देना पड़ेगा, इसमें बताया गया है. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पाटनी कंप्यूटर सिस्टम, PCS जिसे बोलते हैं. ही हेडेड मेनी अदर रेप्यूटेड कंपनीज एंड लेटर बिकेम अ फेमस राइटर. द प्रेजेंट राइटअप डिस्कसेस हिज quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge. He discusses at length the ingredients, essentials of success and the ways to achieve it. ये मैं पहले लेसन्स में कंप्लीट करने की कोशिश करता था एक लेक्चर में, बट आई वुड नॉट लाइक टू कंप्लीट फिनिश दिस इन वन लेक्चर. इसको हम 2 लेक्चर में लेंगे बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न. टेक होम मैसेजेस है हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने लायक है. ओके, तो वो चीज़ डिस्कस किए बगैर आगे जाना मतलब इट वुड बी इनजस्टिस डन टू द स्टोरी, द लेसन. ओके, सो वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलेंस, वॉयजिंग मतलब जर्नी,
मूवमेंट टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की तरफ जर्नी, एक्सेलेंस की तरफ मराठी में कहते हैं एक्सेलन्सच्या दिशेने वाटचाल, उत्कृष्टतेच्या दिशेने वाटचाल ऐसे बोल सकते हैं हम. ओके, तो हाउ अ पर्सन कैन अचीव एक्सेलेंस, ये इसमें बताया हुआ है. ओके, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल लेसन. तो यहाँ पे आय मतलब अच्युत गोडबोले, ये आप लोग ध्यान में रखो. ओके, आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण जिसे कहते हैं, बचपन से बड़ा करना, बहुत सिंपल तरीका था. मतलब पेरेंट्स ज़्यादा कुछ रिच नहीं थे. वी वेर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. आर 300 स्क्वायर फीट हाउस, घर कितना था? 300. अब मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों का घर 1500, 2000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट का भी घर रहा तो भी वहाँ पे बच्चे रूम के लिए झगड़ा करते हैं. मैं इस रूम में बैठूंगा, मैं उस रूम में बैठूंगा. तब ये सोच सकते हैं कि 300 स्क्वायर फीट के घर में लोग कैसे रहते होंगे. मैं तो 300 बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोग तो 100 स्क्वायर फीट के घर में भी 4-5 लोग रहते, 2-2 बच्चे एडजस्ट करते. दिस इज समथिंग वी कैन लर्न. तो और मतलब 300 स्क्वायर फीट का भी एरिया आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता है. ऐसा square feet house did not even have basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table और gas stove. ये जो बेसिक है ये भी चीज़ें नहीं थी. एक्चुअली ये आज बेसिक मानी जाती है इधर, बट टू बी फ्रैंक गांव में तो ये सब चीज़ें अगर किसी के पास हो तो भी उसको सोफिस्टिकेशन माना जाता है. फैन मतलब आज तो होंगे, लेकिन मैंने देखा है पहले कि 90% लोगों के घर में फ़ैन होते नहीं थे, तो फैन नहीं था. रेफ्रिजरेटर सवाल ही नहीं उठता, आज भी नहीं है गांव में लोगों के पास. और सोलापुर में रहते थे तो थोड़ा सा कह सकते कि शहर में होना चाहिए. गीज़र, डाइनिंग टेबल, बाप रे डाइनिंग टेबल तो बहुत लंबी बात है. गैस स्टोव घर में अभी तो गांव में आ गए गैस स्टोव. लीव अलोन एयर कंडीशन और अ कार, मतलब बेसिक अम्यूनिटीज भी नहीं थे. ये सब चीज़ें लगती नहीं है इंसान को. इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज दैट आई गॉट अ वॉच एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल एंड अ गैस स्टोव एट होम. कॉलेज जाने के बाद ही ये सब चीज़ें मिली. वॉच भी पहली बार तब मिली. नेवरलेस मतलब इसके बावजूद भी कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड. ही वॉज फॉर्चुनेट इन दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको जो घर में अपब्रिंगिंग मिला वो कल्चरली, कल्चर के हिसाब से वो ज़्यादा संस्कृति की दृष्टि से अच्छा था, रिच था. पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर एंड वसंत बापट, ये मराठी के बहुत फेमस पोएट्स हैं, यूज्ड टू विजिट आवर होम and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. This is very important. जो उनके ऊपर संस्कार हुए, तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर में किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना. तो जिसके घर में बार बार गुंडे मवाले आते रहते हैं तो उनके घर में तो प्रॉब्लम हो गई ही, क्योंकि बच्चों के ऊपर वही संस्कार गिरते हैं. तो इनके घर में ये राइटर्स आते थे तो डिस्कशन वैसा हेल्दी हुआ करता था. I could listen to the business discussions about poetry and literature, Marathi and English. They used to talk about Keshav Sooth, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens and Thomas Hardy. तो ये मराठी इंग्लिश के जो पोएट्स हैं उनके बारे में वो डिस्कस किया करते थे. सो ये शब्द कान पे गिरना, बच्चों के कान पे गिरना बहुत ज़रूरी है ताकि उनमें वो सोच डेवलप हो जाए. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. We also were lucky to have Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi, and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. तो ये भी लोग आते थे, जैसे पंडित कुमार गंधर्व है, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, इन लोगों ने भी इनके घर पे विजिट किए. तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनके साथ रहने की वजह से इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गेट
द कल्चर इंस्टिल्ड इनटू हिज माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, पंडित भीमसेन जोशी वगैरह के साथ उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स जो बताए हैं, दे आर वेरी अमेजिंग. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. तो कहीं ना कहीं उसका बेस होता है, तो उनका बेस यहाँ से शुरू हुआ था, because he happened to meet these people. I did not and even today don't understand the grammar of music. ग्रामर मतलब सुर, ताल, लय क्या होता है वो नहीं मालूम. But I began to love it tremendously since then. मतलब उनका ग्रामर समझ में नहीं आता, मतलब उसके उतार चढ़ाव, राग, रागदारी वगैरह समझ में नहीं आते, बट ही लव्स इट ट्रेमेंडसली टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम वर अबाउट म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा. तो उनके घर में जो डिस्कशंस हुआ करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेर अबाउट म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इसके बारे में हुआ करता था. आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट वैन गॉग, मोजार्ट, माइकल एंजेलो एटसेट्रा. तो ये जो वर्ल्ड ग्रेट आर्टिस्ट्स थे, उनके बारे में भी वो सुना करते थे. मीन्स म्यूजिक सिम्फोनीज ये लोग जो बनाते थे, दैट इज वैन गॉग, मोजार्ट, माइकल एंजेलो, सच पीपल, इनके बारे में जानना अच्छा लगता था. अभी ऐसा हो सकता है कि ये जो शब्द है, ऐसा हो सकता है कि ये शब्द आपके कान पे, ये नाम पहली बार आ रहे होंगे, आपने सुने भी होंगे एक आध बार. अगर किसी ने सुने तो आप बोल सकते हैं कमेंट्स में कि हाँ सर हमने सुने हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये हमको अभी सुनने को मिलता है लेसन्स में. बट इट इज लकी फैक्ट दैट सो मेनी पीपल, मीन्स देर आर सम पीपल लाइक अच्युत गोडबोले, जिनको बचपन से ही ये शब्द उनके कान पे आते थे. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मिल्यू. मिल्यू का मतलब होता है बैकग्राउंड, सोशल सराउंडिंग. आपको कैसा सोशल सराउंडिंग मिलता है बहुत जरूरी है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड बाय. और ये पहली चीज जो हमको इस लेसन से सीखना है वो ये है कि आपको किस तरह का सोशल बैकग्राउंड मिलता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे इस लेसन से कुछ चीज़ें पहले ही सीखी है हमने. जैसे हम ये चीज़ हमने इस लेसन से सीखी है, नंबर 1, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई भी फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, मतलब आप रिच हो, पुअर हो, इट डजेंट मैटर. हर जगह से सक्सेस ये मिलता है. एक चीज़ जो हमको यहाँ से सीखना है. ओके, दूसरा, आप लोगों की मिल्यू कैसा मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यही वो शब्द लेते हैं ताकि आपको ये ध्यान में भी रहे. आपका मिल्यू कैसा है. ओके, मतलब आपका सोशल सराउंडिंग कैसा है या सोशल बैकग्राउंड कैसा है. फैमिली कैसी भी हो, सोशल बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट. दिस इज समथिंग दैट वी कैन टेक होम फ्रॉम दिस. मतलब आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके, और उनका कितना इम्पैक्ट आपकी सोच के ऊपर होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनके आसपास इतने सारे लोग थे ना, तो उनका दिमाग उस तरह से बना जो जरूरी था. That I had firm belief, which I had still hold, that arts are equally, if not more important in our lives than science and technology. तो लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है. ओके, लेकिन उसके साथ साथ आर्ट भी इंपॉर्टेंट है. ये फर्म बिलीफ उनके दिमाग में डेवलप हो गया इस तरह के बैकग्राउंड की वजह से, इस तरह के मिल्यू की वजह से, जिस तरह के लोगों की वजह से. ओके, हम ये नहीं कह सकते कि आर्ट ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन कम भी नहीं है, ऐसा उनका मानना है. सेंटेंस बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने यहाँ पे बनाया है. आगे बढ़ते हैं. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. बचपन से ये चीज सीखा था उन्होंने. It is necessary, but if at all there is something which enriches our lives and puts meaning to our existence, it is the arts, music and literature. तो पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा जरूरी है, लेकिन
पैसे के सिवा वो कहते हैं कि और कुछ चीज़ जो आपको सच में आपके लाइफ को एनरिच करती है, तो वो है आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर। आपको सच में एनरिच करती है, आपकी सोच को एनरिच करता है, द आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स। मतलब अब देखो मैं पैराग्राफ कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया है। अब पैराग्राफ का ये टॉपिक स्टेटमेंट हो गया, तो आगे जब बढ़ते जाते हैं ना हम, तो धीरे 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 ये पूरे पैराग्राफ में आपको वही टॉपिक के बारे में डिस्कशन मिलेगा। दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स. In fact, I loved this subject. However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examination. I used to study these subjects or any subject for that matter for its inherent beauty. तो क्यों सीखते थे वो? मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं, उसके अंदर की ब्यूटी समझने के लिए. इनहेरेंट इसका मतलब क्या, उसके अंदर जो पहले से ही है, बर्थ से ही जो उसके अंदर उस सब्जेक्ट में ब्यूटी है, वो सीखने के लिए वो पढ़ते थे. अब इसी अंदर से हमको एक और चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है, जो कोशिश करो अगर आप अपने आपके अंदर अगर इस चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और जो चीज़ है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, स्टडी नॉट टू स्कोर मार्क्स. अगर आप यही ध्येय ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे, ओके, अगर आप मार्क्स स्कोर करने के लिए अगर स्टडी करेंगे तो क्या होगा, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकते. लेकिन अगर बट अगर आप वो सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. यू विल एंजॉय इट टू द फुल. सो एंजॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब होगा क्या, मार्क्स स्कोर करने के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तो आधा ध्यान आप लोगों का मार्क्स पे रहेगा, एग्ज़ाम के ऊपर रहेगा, तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे. कि सब्जेक्ट कोई भी स्टडी करना है, ये सीरियस बात है, ध्यान में रखो. इसके आगे भी लाइफ में आगे भी ध्यान में रखना है. तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ना कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बजाय आपको उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना है. ओके, अब स्टडी अगर आप सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए ही स्टडी करेंगे तो क्या होगा पता है, आपका पूरा फोकस उसके ऊपर रहेगा, मार्क्स के ऊपर रहेगा, एग्जाम के ऊपर रहेगा, एंड उसका एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि आपको स्टडी करने में मज़ा नहीं आएगा. लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप इसलिए सीखते हैं कि मुझे ये स्टडी, ये सब्जेक्ट ही एंजॉय करना है, इस सब्जेक्ट में ही मज़ा लेना है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, वो सब्जेक्ट आप और गहरा जाके सीखेंगे और ये मार्क्स जो है ना ऑटोमेटिकली आएंगे. ऑटोमेटिकली इफ यू एंजॉय द सब्जेक्ट, इफ यू लव द सब्जेक्ट, मार्क्स विल ऑटोमेटिकली कम. क्योंकि सब सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है ना, आप उसके अंदर गहरा 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 जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आंसर देना आपको आ जाएगा जो एग्जाम में टीचर कभी पूछते ही नहीं है, ये सोच के कि बच्चों को मालूम नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाई सब्जेक्ट एंजॉय करना, सब्जेक्ट को पूरी तरह से देखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ये चीज़ हमको यहाँ पे सीखना है इससे. आई यूज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. क्यों स्टडी किया करते थे, और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी. तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट पढ़ते थे. आई फाउंड न्यूटन्स लॉ फॉर मोशन ब्यूटिफुल. उनको न्यूटन्स लॉ बहुत अच्छा लगता था. एंड पाइथागोरियन थ्योरम इलिगेंट, द वेरी ग्रेसफुल, स्टाइलिश, ऐसा उनको लगता था. आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन 7th. क्योंकि सब्जेक्ट में मज़ा आता था ना.
इसलिए अपने क्लास का सॉल्व करने के साथ साथ वो दूसरे क्लास का भी, हायर क्लासेस का भी सॉल्व करते थे, नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। मजा आता था, चलो करके देखते हैं, मजा आता था, दैट्स वाई ही डिड दैट। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them। तो उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था और उसके लिए अलग 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 तरीके के और स्टाइलिश मेथड उसमें से ढूंढते थे कि ऐसा कर सकते क्या, वैसा कर सकते थे। तो जो स्टडी है वो स्टडी में उनको मज़ा आता था और वो गेम लगता था। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि जब अपना फेवरेट काम करते हैं तो होता क्या है, वर्क बिकम्स प्ले, वर्क बिकम्स प्ले, एंड एट दैट टाइम द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले वैनिशेस, है ना। अब चेतेश्वर पुजारा बैटिंग कर रहे, अब और कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क बॉलिंग कर रहे, लॉयन बॉलिंग कर रहे, अब एक्चुअली वो काम कर रहे, मतलब वो करने के, एक बॉल डालने के पैसे मिल रहे उनको, लेकिन वो उस काम को प्यार करते हैं। चेतेश्वर पुजारा जो बैटिंग कर रहा है अभी, वो उस चीज को पसंद करते, काम करते, तो बॉल खेल रहे, इसका मतलब पैसे कमा रहे, नोटा छाप रहे, है ना। पर हुआ क्या, वर्क एंड प्ले ये उनका अलग अलग नहीं है। हम क्या करते, चलो पढ़ाई करते, हम क्या बोलते, चलो खेलते। ये डिफरेंस वैनिश होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं ये जो काम कर रहा हूं मुझे इसके पैसे मिलेंगे, बट एक्चुअली आई एम एंजॉइंग इट। अगर एंजॉय नहीं करता तो बोलता चलो लेसन आज फटाक से खत्म कर देना है। ओके, और चेहरे के एक्सप्रेशन मेरे ऐसे नहीं होते, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते, चलो ये लेसन पढ़ते हैं हम, लेसन अच्छा है, तो एनिमेटेड चेहरा है मेरा, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट। तो ये बहुत जरूरी है, काम वही ढूंढो जिसके अंदर आपका काम और प्ले अलग अलग ना हो, आपको एंजॉय करने के लिए अलग सा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। यू शुड एंजॉय, हाँ साक्षी, यू शुड एंजॉय योर वर्क। सो इफ यू फाइंड योर फेवरेट वर्क, द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले वैनिशेस एंड वर्क बिकम्स प्ले। ये आपको करना जरूरी है। तो इसीलिए उनको पसंद था, वो सब्जेक्ट उनको पसंद था, एंजॉय करते थे, खेलने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती थी। Obviously these problems were not a part of the curriculum, but I enjoyed the whole process. This is also very important. Process is very important. अब यहाँ पे एक मेरी फिलॉसफी, मेरी पर्सनल लाइफ की फिलॉसफी क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ है, उसमें से ये एक है। ओके, आई एम नॉट रिजल्ट इंस्पायर्ड पर्सन। मैं एक रिजल्ट इंस्पायर्ड पर्सन नहीं हूं, मतलब मैं अगर ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो व्हाट आई एम प्रोसेस इंस्पायर्ड पर्सन। मैं प्रोसेस इंस्पायर्ड हूं। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस? प्रोसेस इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? और मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड बी प्रोसेस इंस्पायर्ड। मतलब आप अगर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ओके, तो एट दैट टाइम मुझे क्या मिलने वाला है, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल। तो एट दैट टाइम वो काम खत्म करने के पीछे लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रोसेस आप करते हैं ना, वो प्रोसेस ने आपको आनंद देना चाहिए। ओके, मतलब समझो एक पहाड़ी है, राइट? तो एक पहाड़ी पे ऐसा जा रहे, अब एक आध इंसान अगर बोलेगा कि यहां से जाएंगे तो पटक से चले जाएंगे, ओके, जल्दी से पहुंचेंगे, बट सम पीपल से पर्सन से कि नहीं 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 ऊपर से जाएंगे,
एंड रिजल्ट वही है, एंड रिजल्ट वही है, लेकिन यहां पे जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा तो वो ये करते हैं, वहां से जाते हैं. दिस इज एडवेंचर. ओके, तो ये जो पर्सन होते, दे आर प्रोसेस इंस्पायर्ड पर्सन, एडवेंचर करने वाले पर्सन होते हैं, राइट. एंड दैट्स वाई दे प्रिफर टू ट्रैवल मोर. तो ये जो है, आपने प्रोसेस इंस्पायर्ड होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द ईयर यू शुड से कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया, आप सीए बने, वट एवर चूज यू चूज, आप बने. अब जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, तब आपको लगना चाहिए ओ नो, ये खत्म हो गया. खत्म तो होना ही था, राइट. लेकिन जब वो जर्नी खत्म होती है तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत आनंद आया. ओके, दैट्स व्हाट आई जनरली बिलीव. प्रोसेस शुड इंस्पायर यू, एंड व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, result will automatically come if you are inspired by process. Don't think about the result. Focus on what are you doing. तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको एंजॉय करो. This is what I personally feel कि रिजल्ट इंस्पायर्ड नहीं, प्रोसेस इंस्पायर्ड होना चाहिए. वो काम करने में मज़ा हमको आना चाहिए. This is something we can learn from this lesson also.